हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 147 बेशर्म मीडिया। शौर्य अपने माँ बाप को बचाकर अपने विला पर लौट आया था। शौर्य ने सभी से मुलाकात की और सभी आश्वस्त किया कि वे तीनों खतरे से बाहर हैं और उन्हें वापस द्वारिका भेज दिया है। शौर्य की बात सुनकर सभी लोग खुश हुए, पर विराज और जामवाल दादाजी का चेहरा उतर गया। जामवाल दादाजी ने विराज को इशारों से फोन करने के लिए कह दिया। विराज ने तुरंत कैलाश को कॉल किया। कैलाश ने विराज की बात सुनी और तुरंत ही उत्तर प्रदेश सरकार को घटना को दबाने के लिए कहा, मगर भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की पुलिस जनता की नहीं, पॉलिटिशियन की वफादार थी। और आज तो उनके बाहुबली की मौत हो चुकी थी। पुलिस वालों ने शौर्य के नाम पर पहले ही FIR रजिस्टर कर दी थी और उसके नाम का अरेस्ट वारंट जारी करके मीडिया को सारी लाशें दिखाई। इस वजह से मीडिया में इस बात की ब्रेकिंग न्यूज बन गई और टीवी पर शौर्य की तस्वीर हर तरफ दिखाई जा रही थी। मीडिया वाले शौर्य को कातिल, जल्लाद, शैतान, हैवान ऐसी कई उपाधियां दे रहे थे। जब कैलाश को ये पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि बात अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। इधर मीडिया हाउसेस ने गीतांजलि फॉर्मा को फिर एक बार टारगेट किया। उन्होंने पुरानी कई हत्या की घटनाओं को खोदकर निकालकर शौर्य के बिजनेस को टारगेट करते हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान शौर्य अपने परिवार के साथ मजे कर रहा था। तभी वरुण टीवी पर शौर्य की तस्वीर देखता है और साथ ही न्यूज को देखता है। वह दौड़कर लिविंग रूम में आकर चिल्लाते हुए शौर्य से कहता है, शौर्य सर, आपके बारे में टीवी पर न्यूज आ रही है और मीडिया वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कई लोगों को मारा है। आप जरा इसे जाकर देखिए। शौर्य और बाकी लोग भी तुरंत टीवी के सामने आ जाते हैं। सभी ने टीवी पर एंकर्स को चिल्लाते हुए सुना जो शौर्य से जवाब मांग रहे थे, उसने ऐसा क्यों किया। ये देख शौर्य के माथे की नसें उभर आए और मन में ही बोला, साला जरासी दया क्या दिखाए, लोगों ने मेरी ही मार दी। चलो अब इस मैटर को सॉल्व करते हैं। शौर्य ने साइट की मदद से मिश्रा खानदान की सारी काली करतूतों की लिस्ट निकाली और कई सारी वीडियो क्लिप्स भी निकाली। उसने उस डेटा को इंटरनेट के जरिए मीडिया चैनल्स को हैक करके लाइव टेलीकास्ट करवाए। इस ब्रॉडकास्ट को सिस्टम ने इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था मानो कोई प्रोफेशनल मीडिया एंकर कोई कारनामा एक्सप्लेन कर रहा हो। इस ब्रॉडकास्ट को सभी ने देखा और शौर्य के खिलाफ बोलने वाले लोग मिश्रा परिवार की सारी हरकतों को देखकर चुप हो गए। मीडिया वाले अलग से परेश थे क्योंकि उनकी ब्रॉडकास्ट रूम को हैक कर लिया गया था। जब सारी जानकारी लोगों को दिखाई, सिस्टम ने ब्रॉडकास्ट बंद किया। जब मीडिया को इसका कंट्रोल मिला तो सारे मीडिया चैनल्स चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई देख ली थी। शौर्य ने एक ही झटके में भौंकने वाले मीडिया को चुप करवा दिया था। शौर्य ने फिर वही जानकारी गवर्नमेंट के पास भेज दी और इसे एक सीक्रेट ऑपरेशन के नाम पर की गई कार्यवाही डिक्लेयर कर दिया। इस मैटर को शांत करने के बाद शौर्य वापस टीवी के सामने आकर बाकी लोगों के साथ आराम से बैठ गया। लेकिन तभी शौर्य ने नोटिस किया कि एक मीडिया चैनल अभी भी शौर्य के ऊपर कार्यवाही करने की मांग बार बार कर रहा था। इस चैनल का एंकर बार बार मानवाधिकार की दुहाई देकर इसकी डिमांड कर रहा था। शौर्य को इसमें कुछ अजीब लगा। उसने मुड़कर जामवाल दादाजी को देखा। जामवाल दादाजी ने शौर्य को देखकर कहा, यह न्यूज चैनल लिब्रांडो द्वारा बनाया गया है। इस चैनल की फंडिंग देश विरोधी ताकतें करती है। 2006 के पार्लियामेंट अटैक में इसी चैनल के लोगों ने उन आतंकवादियों को मदद की थी। साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान इन लोगों ने पाकिस्तान को लेजर गाइडेड मिसाइल्स को दागने के लिए हमारे बंकरों की सटीक लोकेशंस भी दी थी। लेकिन ये लोग हमेशा हमारे संविधान में मौजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए हमेशा बच जाते हैं। और तुमने जिसे मर था उसकी भी इस चैनल में फंडिंग होती थी। शौर्य ने अपने माथे को थोड़ा सहलाया और कुछ सोचते हुए बोला, तो ये बात है। फिर तो इन लोगों से मिलना बनता ही है। इतना कहकर शौर्य ने कशिश को आवाज लगाई। कशिश, जो इस वक्त दूसरे कमरे में घर की औरतों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी थी, दौड़कर शौर्य के पास आए। शौर्य ने उसे देखा और बोला, इस चैनल को खरीद लो और उसके मालिक का फोन नंबर मुझे सेंड करो, बाकी की बातें मैं उसी से सीधा कर लेता हूँ। कशिश ने तुरंत चैनल के मालिक का नंबर शौर्य के साथ शेयर किया। शौर्य ने उसे फोन लगाया मगर उसने पहली बार में फोन नहीं उठाया।
शौर्य ने एक बार और फोन लगाया और इस बार फोन उठाया तो शौर्य बड़े ही आराम से बोला, प्रणाम सुनील पांडे जी, मैं शौर्य अग्निहोत्री बात कर रहा हूँ। शौर्य की आवाज सुनकर सुनील ने तुरंत अपने फोन को ध्यान से देखा, फिर कॉल को रिकॉर्डिंग पर डाल दिया। फिर बोला, बोलिए हैवान जी, या फिर मैं कहीं कातिलों के भी कातिल शौर्य जी, आज मुझे कैसे याद किया। शौर्य ने ये सुना तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने आगे कहा, दरअसल बात यह थी कि आपके चैनल पर अभी भी मेरे बारे में झूठी न्यूज दिखाई जा रही है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि उस परिवार के लोगों के सारे काले कारनामे सबके सामने दिखाए गए हैं, तो मुझे लगता है आप जानबूझकर झूठ को परोस रहे हो। ये सुनकर सुनील हंसने लगा, फिर बोला, वो क्या है ना, हम ठहरे मानवाधिकार को सबसे ऊपर मानने वाले। हमारी नजरों में ये एक गुनाह है जब किसी इंसान की हत्या की जाती है तो फिर वह इंसान भले ही कोई क्रिमिनल हो और आपको उन्हें सजा देने का अधिकार नहीं होता। और आपने तो उन मासूम लोगों को भी मारा है जो सिर्फ मिश्रा के पास सिर्फ काम कर रहे थे। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोला, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम खुद जज बन गए हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को मुझे रंगे हाथ पकड़कर कानून के सामने पेश करना चाहिए था, ताकि वे लोग जेल में बैठकर 5 स्टार सर्विस का मजा ले सके और उनकी पूरी उम्र कर जाए जब तक कोर्ट उन्हें खुद कोई सजा ना दे। ऊपर से क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई गवाही देने आ जाता कोर्ट में। ये सुनकर सुनील बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोला, ये कानून और कोर्ट का काम है उन्हें कब सजा मिलनी है, और रही बात उनके खिलाफ गवाही देने की, तो वो तो लोगों के मन पर डिपेंड था। पर आपने जो किया वह बहुत गलत था। तो ये बात है, तो ठीक है, आपको जो मेरे बारे में न्यूज में कहना है कहिए। मैंने तो सोचा था कि आप इतनी सच्चाई सच्चाई करके चिल्लाते हो तो आप सच में कोई सच्चे मीडिया वाले होंगे। ठीक है, फिर कल सुबह हम आपके ऑफिस पर मिलते हैं। शौर्य ने उसे जवाब देकर फोन को रख दिया। फिर शौर्य ने सिस्टम की मदद से उसके द्वारा भेजी गई साधक लड़कियों को कांटेक्ट किया और उन्हें सुनील से मुलाकात करने के लिए कहा। इस काम को सभी लड़कियों ने किसी मिशन को तरह ले लिया था। वे लोग इसके लिए शिल्पा को लीड करने के लिए चुनते हैं, जो कि उनमें से ही एक साधक थी। इसे ऐसे केसेस हैंडल करने का अच्छा तजुर्बा था। दूसरी ओर सुनील ने अपना फोन कट होते ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को किसी को भेज दिया। फिर वह उठकर अपनी लग्जरी कार में बैठकर एक नाइट क्लब के लिए निकल गया। जब वह क्लब में पहुंचा तो उसने आज इस क्लब में कई खूबसूरत लड़कियों को देखा। उन्होंने अलग अलग डिजाइन के और स्टाइल के कपड़े पहने थे, मगर उनमें एक कॉमन बात थी और वही ये थी कि उनके कपड़ों का रंग काला था। जैसे ही सुनील अंदर आया, एक लड़की काउंटर पर उसके बगल में आकर बैठी और बोली, हे हैंडसम, क्या मेरे लिए कोई ड्रिंक खरीद सकते हो? आज मैं घर पर बहुत बोर हो गई थी। उस लड़की ने एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहना था, जिस वजह से उसकी टांगे साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने ड्रेस का ऊपरी हिस्सा भी अपने सीने से कुछ ज्यादा ही नीचे खिसकाया था, जिस वजह से उसके सीने की उभरी त्वचा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने एकदम लाइट मेकअप किया हुआ था। उसके लाल ओंठ सुनील को पागल किए जा रहे थे। सुनील ने किसी लालची लोमड़ी की तरह अपनी जीभ को अपने ओंठों पर फिराया और बोला, शो मोहतरमा, बोलिए आप क्या पीना पसंद करेगी? मैं आपके लिए वो ड्रिंक मंगाता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने अपने दूसरे पैर पर पहला पैर रखा और एकदम मादक अंदाज में बोली, डार्लिंग, मुझे वैसे तो टकीला पसंद है, लेकिन आज मेरा मन ट्रेडिंग मॉकटेल पीने का कर रहा है, तो तुम मेरे लिए शर्ली टेम्पल ऑर्डर कर दो। सुनील ने बिना देर किए मॉकटेल की ऑर्डर दी और बारटेंडर ने तुरंत ही अपनी खास कला को दिखाते हुए मॉकटेल बना दी। उस लड़की ने अपनी ड्रिंक को हाथ से उठाया और अपने ओंठों से उसे छुआ और फिर सुनील की ओर बढ़ा दिया और बोली, डार्लिंग, लेट्स शेयर दिस ड्रिंक। सुनील ने जब ये देखा कि उस ग्लास के किनारों पर उस लड़की के लिपस्टिक के निशान थे, तो उसने तुरंत वह ड्रिंक ली और उसी साइड से उसे पी लिया। ये देख उस लड़की ने उसके उस मॉकटेल के ग्लास में एक रूम की चाबी डाल दी और उठकर वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे सुनील भी उठकर जाने लगा। सुनील उस चाबी को लेकर उस रूम के बाहर पहुंच गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने अंदर आते ही पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर जब वह मुड़ा तो उसके होश उड़ गए थे। उस कमरे में एक से बढ़कर एक 6 लड़कियां थी। तभी एक लड़की बोली, क्या शिल्पा दीदी, आप भी ऐसे कैसे इतना समय लगाकर इस बंदर के साथ खेल रही थी? ऐसे मच्छर को एक झटके में बेहोश करके आप लेकर आ सकती थी। ये सुनकर सुनील तुरंत समझ गया कि वह आज बुरा फंस गया है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे थे और वह इस वक्त हवा में तैर रहा है। उसने ये देखकर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक झटके में वह उड़कर पेड़ पर गिर गया।
शिल्पा ने उसके गिरते ही उसकी दोनों टांगों के बीच अपने हाई हील्स से लात मार दी और इसका अंजाम ये हुआ कि उसका उस जगह का अंग बुरी तरह पिचक गया था। वह दर्द को सहन करके चिल्लाना चाहता था मगर उसकी कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद सभी लड़कियों के उसकी जबरदस्त पिटाई की। जब वह लगभग अधमरा हो गया तो लड़कियों ने उसे छोड़ दिया। उसकी आवाज वापस शुरू हुई मगर अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह चिल्लाए। तभी शिल्पा ने उसके सामने एक पेपर रखा और उसे होश में लाते हुए बोली, अगर तू कल का सूरज देखना चाहता है तो इस पेपर पर साइन कर दो। ये सुनकर सुनील हंसने लगा और बोला, लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए मैं साइन नहीं करूंगा। तो ये बात है, चलो फिर देखते हैं कि तुम कितना दर्द सहन करते हो। इतना कहकर शिल्पा ने उसके सीने और कंधे के बीच एक जगह पर थोड़ा दबाव डाला और पीछे हट गई। सुनील को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह बोला, क्या हुआ, मुझे मारने की इच्छा खत्म हो गई क्या? लेकिन तभी वह कुछ और बोल पाता वह अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसकी सांस उखाड़ने लगी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कुछ ही देर में उसके सभी बाहरी और अंदरूनी अंग ऐसे दर्द करने लगे कि उसे वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने दानवों लिए और शुरुआत में दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में ये दर्द बढ़ने लगा। दर्द की तीव्रता बढ़ते सेकंड्स के साथ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह तड़पने लगा, गिड़गिड़ा लगा और चिल्लाने लगा। लेकिन उन लड़कियों ने एक छोटा ऊर्जा कवच कमरे में बना दिया था, इस वजह से कमरे से बाहर आवाज नहीं जा रही थी। उसकी दर्द के मारे अब हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसने जैसे तैसे हाथ जोड़े और रुकने के लिए बोला। शिल्पा ने फिर एक बार उसके अंग के उसी जगह पर दबाया और उसका दर्द गायब हो गया। उसने तुरंत ठीक होते ही कहा, तुम जहां साइन करने कहोगे मैं वहां साइन करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तभी एक लड़की बोली, लो आ गया पांडे पहाड़ के नीचे। तभी दूसरी लड़की ने उसे पेपर दिया और बोली, इस कागज पर तुम्हारी कंपनी के ओनरशिप ट्रांसफर के बारे में लिखा है। आज के बाद ये चैनल गीतांजलि कॉर्पोरेशन का हुआ और इसका अब तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। इतना कहते ही सुनील ठिठक गया, पर जब उसने उस दर्द को याद किया तो तुरंत उसने उस पेपर पर साइन कर दिया। लेकिन उसके मन में अब शौर्य के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शौर्य अंदर आ गया। शौर्य को अपने सामने देख सुनील अब पूरी तरह डर गया था। उसे अच्छे से पता था कि शौर्य आज उसे मार डालेगा। उसने जो थोड़ी देर पहले जो हरकत की थी उस वजह से ये बिल्कुल तय था कि शौर्य उसे मार देगा। शौर्य ने बिना कहे उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसकी सारी मेमोरी को कॉपी करने के बाद शौर्य ने अपना हाथ पीछे लिया। फिर उसने शिल्पा की ओर देखा और बोला, शिल्पा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब एक और काम करो, भाई साहब को समाधि अग्नि की ताकत दिखा दो ताकि वे सीधा नर्क जाए। इतना कहकर शौर्य बाहर निकल गया। इत्र कमरे के अंदर एक समाधि अग्नि की लपट उसके शरीर पर गिर गई और सुनील तड़पने लगा। देखते ही देखते उस लपट ने सुनील को घेर लिया। कुछ ही देर में सुनील का शरीर राख में बदल गया। शौर्य ने जब ये देखा तो उसने सभी लड़कियों का उनके काम के लिए तारीफ कर दी। उसके बाद शौर्य वहां से बाहर आ गया और कुछ ही मिनटों में वह अपने घर के अंदर पहुंच गया था। क्या होने वाला है कल की सुबह में? क्या इस बार इतना सब कुछ करने के बाद भी शौर्य को सुनील के पीछे खड़े लोग छोड़ देंगे? क्या शौर्य को अब अपने अगले सफर पर जाना चाहिए?